जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल लक्ष्य IAS PSC विद राजीव में। पिछली वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। थोड़ी सी इको साउंड की समस्या है, तो अगली वीडियो से ये समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। पिछली वीडियो में आपने काफ़ी सहायता की है, आशा करता हूँ इस वीडियो में भी आप सहायता करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने संविधान को समझा था, संविधान क्या है, कुछ उसके बारे में मूलभूत जानकारियाँ देखी। इस वीडियो में हम संविधानिक विकास क्रम को स्टार्ट करेंगे। संविधान समझने से पहले संविधान का इतिहास जानना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। आपको बताया होगा कि 1935 का जो अधिनियम है, उस अधिनियम से भारतीय संविधान में 65% भाग को लिया गया है। लेकिन 1935 के अधिनियम तक हम आकर पहुँचे कैसे, उस विकास यात्रा का मैं आपके सामने जिक्र करूँगा। उसकी बारीक से बारीक जानकारी आपको दूंगा। और यदि आप पिछले वर्ष के MPPSC, UPSC, अदर स्टेट PSC के एग्जाम देखेंगे तो संविधान से जितने क्वेश्चन आते हैं लगभग उतने ही क्वेश्चन एक्ट से भी आते हैं। ठीक है, अगर आपने एक ढंग से कंप्लीट कर लेते हैं तो संविधान आपका बहुत बड़ा पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। तो संविधानिक विकास क्रम में हम आज रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1775। देखिए, कुछ ऐतिहासिक विकास क्रम में आपको मॉडल की में समझाऊंगा। अभी समझते हैं कि 1453 में जब कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया, बाइजेंटाइन की राजधानी पर अधिकार हो गया मुस्लिम साम्राज्य का, तो यूरोप के लोगों को व्यापार के लिए भौगोलिक रास्ते बंद हो गए। इसलिए उन्होंने समुद्री मार्गों का रुख किया, समुद्री मार्गों की खोज की। इस क्रम में वास्को डी गामा भारत आते हैं, अर्थात पहले पुर्तगाली भारत आए, फिर एक क्रम चलता जाता है। 1608 में अंग्रेज भारत आते हैं, अर्थात 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में उन्होंने एक अपनी कंपनी की स्थापना की। पहले इंडोनेशिया जैसे पूर्वी देशों पर उन्होंने रुख किया और बाद में 1608 में भारत की धरती पर वो कदम रखते हैं। मसूलीपट्टनम, सूरत आदि में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं और धीरे धीरे व्यापार करने के बहाने भारत की जो राजनीतिक अस्थिरता थी, राजनीतिक यहाँ पर अस्थायित्व था, उसका लाभ उठाकर उन्होंने हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दीवानी अधिकार प्राप्त करने की कोशिश की। जैसे कि 1757 का प्लासी का युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण है, 1764 का बक्सर का युद्ध, ये दो ऐसे युद्ध थे जिन्होंने अंग्रेजों के पैर जमीन में गड़ा दिए थे। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत करना प्रारंभ कर दी थी। 1774 के बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल, बंगाल, उड़ीसा और बिहार आदि की दीवानी प्राप्त कर ली थी। इस अधिनियम के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर शुरुआती दौर कैसा था। सबसे पहले समझते हैं एक्ट के पीछे आने के क्या कारण थे, आखिर एक्ट आया क्यों। देखिए, भारत पर शासन करने के क्रम में भारत पर शुरुआती दौर से ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। भारत आने के बाद भारत आती है और भारत आने के बाद यहाँ पर दीवानी अधिकार प्राप्त कर लेती है बंगाल, बिहार, उड़ीसा के। ठीक है, अब होता कुछ यूं है कि अंग्रेज संविधान में या ब्रिटिश के संविधान में एक नियम था। उस नियम के अनुसार ब्रिटेन की कोई भी कंपनी किसी जब अन्य देश में जाती है, विदेश में जाती है, तो वहां पर केवल और केवल दीवानी अधिकार प्राप्त कर सकती है, वहां पर कब्जा नहीं कर सकती। इसलिए अंग्रेजों ने सीधे तौर पर इन राज्यों को जीतने के बाद प्रत्यक्ष रूप से इन पर शासन नहीं किया, क्योंकि यह ब्रिटेन के नियम के खिलाफ था। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो बिहार आदि पर कब्जा करने के बाद, बंगाल पर कब्जा करने के बाद यहाँ पर दीवानी रूप से उन्हें बहुत ज्यादा, लगभग 40 लाख पौंड की वार्षिक आय प्राप्त होती थी। तो जो ब्रिटिश उपनिवेशक थे, जो ब्रिटेन की जनता थी, वहाँ के धनाढ्य लोग थे और जो संसद के सदस्य थे, उन्होंने इसमें काफी सारा इन्वेस्ट कर रखा था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी उनको इंटरेस्ट के रूप में 12.5% का लालच दिया। लेकिन हुआ कुछ यूं कि तीसरा घटनाक्रम ये घटना है कि उस समय बंगाल में दुर्भिक्ष पड़ जाता है। दुर्भिक्ष अर्थात अकाल। बंगाल में अकाल पड़ने के कारण, क्योंकि कंपनी को तो इनका रिटर्न करना है, 40 लाख पौंड रुपए इनको देने, 40 लाख रुपए वार्षिक पौंड में से जो इनका इन्वेस्ट हुआ था इन कंपनी में, उसका इंटरेस्ट देना है, उनको रकम भी लौटानी है। इस लिहाज से हम देखते हैं कि ये जो अकाल था, अकाल के कारण कंपनी को पर्याप्त मात्रा में कर प्राप्त नहीं हो पाया और कंपनी की हालत काफी खस्ता हो जाती है, खस्ता हाल में पहुंच जाती है कंपनी। ऐसे में कंपनी के जो अधिकारी होते हैं, कंपनी के अलावा बहुत ज़्यादा
बेरहमी से कर वसूल करते हैं, बहुत ज़्यादा शोषण करते हैं। वाकया कहा जाता है कि जितनी कमर बंगाल के लोगों की दुर्भिक्ष ने नहीं तोड़ी, जितना प्रभाव इसका नहीं पड़ा, उससे ज़्यादा प्रभावित तो नहीं किया अंग्रेजों की शोषण ने, उनकी कर वसूलने के तरीके में। जिन लोगों के पास 2 वक्त के भोजन के लिए अनाज नहीं, वो आपको टैक्स कैसे देंगे। चौथी बात, इस समय ये होता है कि जो कंपनी होती है, कंपनी ब्रिटेन की सरकार से, ब्रिटिश सरकार से कुछ 10 लाख पाउंड की मांग करती है कि आप हमें 10 लाख पाउंड लोन दे दीजिए, ठीक है। तो कंपनी, अब यहां से आप समझने का प्रयास करिएगा, कंपनी मांगती है 10 लाख पाउंड का लोन, ब्रिटिश सरकार कहती है हम आपको 10 लाख पाउंड का लोन देंगे, आप 15 का ले लो, 14 का ले लो, आप और ज़्यादा ले लो, लेकिन हमारी कुछ शर्तें होंगी, ठीक है। अब वो जो शर्तें होती हैं वही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में सामने आती हैं। उन शर्तों में क्या था, उन कंपनी का ये कहना था कि, मतलब ब्रिटिश सरकार का ये कहना था कि यदि हम आपको लोन देंगे तो हमारी कुछ शर्तें होंगी, क्योंकि कंपनी दिवाली हो चुकी थी, उसे लोन की आवश्यकता थी, नहीं तो अपना डेरा भारत से समेटना पड़ता, बहुत ज़्यादा नुकसान में चल रही थी, घाटे में चल रही थी। अतः कंपनी ने कहा कि आपकी जो शर्तें हम मानेंगे, आप बस हमें लोन दे दीजिए, ठीक। तो सरकार अपनी शर्तों के रूप में कंपनी के ऊपर एक एक्ट लाती है, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट या विनियमन अधिनियम के नाम से जानते हैं। विनियमन अधिनियम 1773। ये जो एक्ट लेकर आए थे, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक, और उनके संसद सदस्य मिलकर इस एक्ट को पारित किया था। 19 जून 1773 को ये एक्ट पारित हो गया था ब्रिटेन की संसद से, और भारत आकर भारत की कंपनी को एक्ट मानना पड़ा था। इस एक्ट की क्या विशेषताएं थी, इन विशेषताओं पर विशेष रूप से गौर करते हैं कि आखिर इस एक्ट की क्या विशेषताएं थी। सबसे पहले इसी 3 विशेषताओं की चर्चा करेंगे। पहला विशेषता, कंपनी को नियमित एवं नियंत्रित करना, कंपनी को नियमित एवं नियंत्रित करना। दूसरा, कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करना, क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण कंपनी नुकसान में जा रही है, कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करना। और तीसरा बिंदु है कि एक जो ब्रिटिश इंडिया था, जिस क्षेत्र पर ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा था, वहां पर केंद्रीकृत शासन की स्थापना करना, केंद्रीकृत शासन की स्थापना करना। ये 3 मुख्य बिंदु थे। अब होता क्या है, परिवर्तन किस तरीके से हुआ, क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट होती हैं, क्या क्या इसके खास नियम हैं, उनको समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस एक्ट के माध्यम से जो बंगाल का गवर्नर होता था, देखिए 3 उस समय प्रांत थे, बंबई, मद्रास और बंगाल। बंबई, मद्रास, बंगाल में 3 जगह अलग अलग गवर्नर होते थे, और इनको रेगुलेट करने का काम करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कि ब्रिटेन में था। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी का एक डायरेक्टर था, कोर्ट था डायरेक्टर्स का। इस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, इस तरीके से गवर्नर जनरल बनने वाले पहले व्यक्ति थे वारेन हेस्टिंग्स। एक लॉर्ड हेस्टिंग्स भी है, तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग है। ये वारेन हेस्टिंग्स है। और वारेन हेस्टिंग्स के लिए, क्योंकि अब 3 स्टेट इनके अंदर में आएंगे, बंगाल, मद्रास और बंबई। मद्रास अर्थात वर्तमान का चेन्नई, बंबई अर्थात वर्तमान का मुंबई। इनके अंतर्गत कर दिया गया कि आपके जो कार्य प्रणाली है उसको एक परिषद चाहिए इतना बड़ा कार्यभार संभालने के लिए। परिषद में 4 सदस्य थे, 4 सदस्यों का उल्लेख था। ये 4 सदस्य कौन कौन थे? जॉर्ज मॉनसन, रिचर्ड वर्नेल, क्लूवेरिंग, जॉर्ज मॉनसन, रिचर्ड वर्नेल, क्लूवेरिंग और फ्रांसिस फिलिप।
ये जो 4 व्यक्ति थे गवर्नर जनरल की प्रथम काउंसिल के सदस्य थे। ठीक, अब ये जो 4 सदस्य थे, ये जो परिषद थी, इसमें जो भी निर्णय लिए जाते थे बहुमत के आधार पर लिए जाते थे, बहुमत के आधार पर लिए जाते थे। और कभी मत भिन्नता होने की स्थिति में, जब किसी बात पर 2 लोग एक तरफा हो जाएं और 2 लोग एक तरफा हो जाएं पक्ष में और विपक्ष में, तो ऐसी स्थिति में गवर्नर जनरल का मत अंतिम मत होता था। ठीक है, जो गवर्नर जनरल कह देते थे वो हो जाता था। इस कारण से इनके बीच में कई विवाद भी होते हैं। पढ़ने में हमने पढ़ा है, बहुत सारे इतिहासकार भी कहते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स और उनकी गवर्नर जनरल की कभी ढंग से बनी नहीं, आपसी वैमनस्यता रही, जिस कारण से तंग आकर वारेन हेस्टिंग्स जो होते हैं 1776 में अपना इस्तीफा ही सौंप देते हैं कि हमें अब काम नहीं करना है, हम इस्तीफा सौंपते हैं। आगे देखते हैं इस एक्ट में क्या हुआ। इस एक्ट में प्रावधान था कि जिस ब्रिटिश भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था, और इस उच्चतम न्यायालय को स्थापित किया गया 1774 में। आई रिपीट, 1773 के एक्ट में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था, जिसे 1774 में स्थापित किया जाता है कलकत्ता में, कलकत्ता के फोर्ट विलियम में। ये जो उच्चतम न्यायालय था, इसकी प्रथम न्यायाधीश थे, व्यक्ति थे, नाम थोड़ा लगता है, एलिजा हेनरी, और 3 अन्य इनके न्यायाधीश थे इनके अंतर्गत इस उच्चतम न्यायालय में, चैम्बर, हाई और लिमेस्टर। ठीक है, उच्चतम न्यायालय जो निर्णय देता था वो अंतिम होता था, लेकिन यदि फिर भी इसके खिलाफ आपको कोई जो व्यक्ति होते थे यदि इसके खिलाफ भी जाना चाहते हैं, उच्चतम न्यायालय यदि न्याय नहीं दे पाता, जिससे ही सर्वोच्च संस्था थी ब्रिटेन में जिसका नाम था प्रीवी काउंसिल, प्रीवी काउंसिल। ठीक, आगे देखते हैं क्या हुआ। जैसे कि हमने कहा कि भ्रष्टाचार बहुत था, तो इस एक्ट के माध्यम से कंपनी का कोई भी जो अधिकारी है वो व्यापार नहीं कर सकता, किसी भारतीय से या किसी अन्य व्यक्ति से रिश्वत नहीं ले सकता, और तीसरा उपहार नहीं ले सकता, उपहार नहीं ले सकता। मतलब कंपनी के अधिकारी किसी भी व्यक्ति से भारत में व्यापार नहीं करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे और उपहार नहीं ले सकते, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार को कम करने के लिए नियम लाए गए। तो ये मोटी मोटी बातें थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। अब इस एक्ट की कुछ कमियां थी। पहली कमी देखने को मिलती है कि इसमें नियमों का अभाव था, नियमों का अभाव, क्योंकि इतने से नियम है और इतने बड़े प्रशासन को चलाने के लिए एक नियम का बारीकी से होना आवश्यक था। दूसरा, जो नियम थे, जो विधियां थी, उनमें अस्पष्टता थी, विधियों की अस्पष्टता। ये हम कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए, केस है काशीगोरा करके, तो ये बहुत ज्यादा गरीबों का शोषण कर रहे थे उस समय। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया इनको गिरफ्तार करने का, और इनको गिरफ्तार करने के लिए टीम जाती है। तो काशीगोरा उस समय बंगाल के जो नवाब थे, बंगाल के नवाब से अपील करते हैं कि आप हमारी सहायता करिए। बंगाल के नवाब गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को खबर पहुंचाते हैं कि काशीगोरा की गिरफ्तार ना होनी चाहिए, ये हमारी आपसे अपील है। और गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में थोड़ा विवाद रहता ही था, शक्तियों को लेकर अस्पष्टता थी। तो गवर्नर जनरल एक दूसरी टीम भेजकर इन गिरफ्तार करने वालों को भी बंदी बनवा देते हैं। ठीक है, तो ये काफी प्रसिद्ध मामला रहा है इसका। तो इस उदाहरण से ऐसे कई उदाहरण जिनके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि विधियों की अस्पष्टता रही सकती है। तो ये आपका पूरा का पूरा रेगुलेटिंग एक्ट कवर होता है। मैंने आपको समझाया कि इस अधिनियम आया क्यों, इसके पीछे क्या कारण थे, अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या थी और अधिनियम की कुछ मूलभूत कमियां क्या थी। अब हम जो अगले एक्ट पढ़ेंगे तो प्रत्येक अधिनियम में कुछ सुधार आता जाएगा, कुछ नई चीजें जुड़ती जाएंगी और धीरे धीरे 1935 के अधिनियम और भारतीय संविधान की प्रारंभिक स्तर तक हम पहुंच जाएंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आना चाहिए। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, आपका सहयोग बना रहेगा तो हम काफ़ी आगे तक जाएंगे और आपका भरपूर सहयोग कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।